जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आपके साथ ये जो चल रही है सेगमेंट हमारी नेट नेट जेआरएफ वाली, तो इसी में हम फिर से क्लास करेंगे और आज हमारा सेगमेंट होगा भूसन्नति का। इसके पहले हमने जो है क्या किया था, समस्थिति की थी, आइसोस्टेसी, उसके बारे में जाना और कि किस प्रकार से जो हमारा भूसंतुलन है वो किस प्रकार से भूसंतुलन बनता है। आज हमारा टॉपिक है भूसन्नति या भू अभिनति। क्या है? भूसन्नति या भू अभिनति, जिसे जियो सिंक्लाइन कहते हैं। अच्छा, जियो सिंक्लाइन है क्या? तो जियो सिंक्लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? यह एक रैखिक गर्त है। क्या है? रैखिक गर्त है। रैखिक गर्त यानी कि रैखिक गर्त है और इसकी अगर बात करें तो ये गर्त के सामान्य गर्त के विपरीत, सामान्य गर्त के विपरीत उथली, सकरी, लंबी तथा अवसादों को ग्रहण कर एक जलीय स्थान के नाम से पहचान होती है। समान गर्त के विपरीत उथली, सकरी, लंबी तथा अवसादों को ग्रहण कर एक जलीय स्थान के नाम से पहचान होती है। किसकी? भूसन्नति की। यानी कि मैं कहूं कि भूसन्नति क्या है, तो मान लीजिए ये हमारी क्या है? ये हमारी, ये क्या है? हमारी गर्त है। यही हमारी रैखिक गर्त है। सामान्य गर्त के विपरीत उथली होगी, सकरी होगी और हमारी लंबी होगी अपेक्षाकृत चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई कम होगी और हमारी लंबाई क्या होगी? अधिक होगी। तो ये हमारी क्या है? गर्त यानी भूसन्नति। अगर मैं इसके संदर्भ की बात करता हूं, संदर्भ की बात करूं तो संदर्भ किसमें ले लेंगे? पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण के संदर्भ में मैं अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको रोक के अगर हम इसकी बात करते हैं भूसन्नति की, तो भूसन्नति के विचार की बात करते हैं। विचार तो प्रारंभिक, कौन सा? प्रारंभिक विचार। प्रारंभिक विचार की बात करें तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक हॉल और दूसरे हुआ डाना। हॉल व डाना थे जिन्होंने सबसे पहले विचार दिया, किसको लेकर के? भूसन्नति, जियो सिंक्लाइन को लेकर के विचार देते। ये 1859 और ये 1873 डाना साहब, और ये इस पर विचार देते हैं। अगर मैं भूसन्नति या भू अभिनति शब्द की बात करूं, भूसन्नति या भू अभिनति शब्द की बात करता हूं, तो इसको किन्होंने दिया? तो शब्द जो दिया, उन्होंने किसने दिया? डाना साहब ने दिया। भूसन्नति यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? जियो सिंक्लाइन। जियो का मतलब होता है बड़े आकार।
क्या, बड़े आकार की सिंक लाइन यानी अभिनति यानी गर्त, यानी बड़े आकार की जो गर्त होगी, बड़े आकार की गर्त, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूसन्नति कहते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भूसन्नति क्या है। तो भूसन्नति यानी बड़े आकार की गर्त जो होगी वो क्या होगी, सामान्य गर्त के विपरीत उथली, यानी सामान्य जो गर्त होती है उससे कहीं अधिक, वो कैसी होगी, ज्यादा गहरी भी नहीं होगी, उथली होगी, सक्रिय होगी, लेकिन चौड़ाई उसकी कम होगी जबकि लंबाई अधिक होगी, लंबी अधिक होगी। और वो अवसादों को क्या करेगी, अवसादों को ग्रहण कर एक जलीय स्थान के नाम पहचान, यानी स्थान के नाम से पहचान होती। अगर मैं पर्वत निर्माण के संदर्भ में लेता हूं तो एक आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे इसी चैनल पर विजिट करिए और वर्ल्ड जियोग्राफी सेगमेंट की प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी मिल जाएगी। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अपलेशियन। ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। हालवार्डाना साहब ने इस अपलेशियन पर्वत से सैंपल लिए और इन सैंपल से इनको पता चला कि ये जो अपलेशियन है वो हमारी अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किन चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों के साथ उन्होंने पाया कि इसमें जीवाश्म साक्ष्य भी है। जीवाश्म साक्ष्य भी उनको मिले। अगर मैं जीवाश्म साक्ष्य की बात करता हूं तो उन्होंने जीवाश्म साक्ष्य जो मिले उनको उथले सागर के मिले। कैसे, उथले सागर क्षेत्र के जीव व पादप, जीव व पादप। यहां से पता चला कि पर्वत निर्माण के संदर्भ से कि जो हमारी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है वो हमारी कहाँ से बनी है, किस चट्टानों से बनी है, अवसादों से बनी है, अवसादी चट्टानों से बनी है। और अगर उसमें हम साक्ष्य की बात करते हैं तो उन्हें जीवाश्म साक्ष्य में क्या मिला, उन्हें मिला कि ये उथले सागर क्षेत्र के इस पे जीव व पादप के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी भूसन्नति होगी, गर्त होगी, वो गहरी नहीं हो सकती। जबकि हॉग साहब बताते हैं कि ये गहरे सागर की है, लेकिन हालवार्डाना क्या कहते हैं, नहीं ये उथले सागर की है। रीजन इसलिए क्योंकि ये जो अपलेशियन भूसन्नति है, अपलेशियन भूसन्नति, वो उस पर किसके मिले, उथले सागर के साथ। आगे हम पढ़ेंगे, हॉग का भी पढ़ेंगे, हालवार्डाना के बीच भी पढ़ेंगे। ये हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसी पर बात करते हैं, एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, अवसादों का ग्रहण। अवसादों का ग्रहण से मतलब क्या है, अवसादों के ग्रहण से अगर हम बात करें तो अवसादों के ग्रहण का मतलब सीधा है कि जब इन पर अवसाद आते हैं तो वो क्या होते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं। नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं, उन्हीं को हम अवसादों का ग्रहण कहते हैं। कैसे, ये उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये एक स्थल है और ये सागर, तो स्वाभाविक सी रूप है, अगर ये स्थल है, अगर मैं इसको नॉर्थ अमेरिका मान लेता हूँ, नॉर्थ अमेरिका मान लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ये सी लेवल है, ये सी लेवल है। अगर सी लेवल है तो यहाँ पे क्या है, कुछ अवसाद होंगे, कुछ अवसाद होंगे। और ये जब
अगली क्रम में क्या होगा, जब इसके बाद ये अभी इतने अवसाद हैं, लेकिन यही खंड है और यहाँ पर अब क्या आ गए, अब यहाँ पर ये सी लेवल हो गया। अब यहाँ पर जो अवसादों की संख्या है, वो अवसाद है वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। यही कहते हैं कि जब अवसादों का ज्यादा होता है, जब ये अवसाद ज्यादा ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या करता है, नीचे की ओर धंसने लगता है। यानी अवसादों को ग्रहण से ये क्या होते हैं, नीचे की ओर धंसने लगते हैं। नीचे की ओर धंसेंगे, अगला प्रक्रम क्या होगा, अगला अगर इसी के बात करेंगे तो ये और क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, ये सी लेवल हो जाएगा। यहाँ पर अवसादों की संख्या क्या हो जाएगी, और हो जाएगी, और ये क्या होता जाएगा, और नीचे धंसता जाएगा। यही प्रक्रिया जो है बता रहे हैं कि हमारे अवसादों को ग्रहण करके ये हमेशा जो एक गर्त होती है वो नीचे चली जाती है और क्या बन जाती है, यहाँ से पर्वतों का विकास होता है, या फिर जो भी होता है इसकी वजह से वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमने एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देते हैं। पॉइंट्स ये ऐड कर देते हैं कि ये जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो भूसन्नति होती है क्या होती है, गतिशील होती है। गतिशील यानी कि कह सकते हैं कि अगर गतिशील है तो कैसी होगी, इसकी जो गति गति है वो कैसे होगी, तो इसकी गति जो होगी वो ऊर्ध्वाधर भी होगी और क्षैतिज भी होगी, ऊर्ध्वाधर भी होगी और क्षैतिज भी होगी। अगर हम इसके विकास क्रम की बात करते हैं, किसकी बात करें, विकास क्रम की बात करें, तो विकास क्रम जो होता है इसका क्या होता है, एक लंबे भूगर्भिक काल में होता है। क्या, लंबे भूगर्भिक काल में होता है। और कैसा होता है विकास भी, तो इसके विकास के चरण में, यानी विकास जो भूसन्नति का विकास होता है वो एक लंबे भूगर्भिक काल में होता है। और उसे हम किस हिसाब से देखेंगे, तो हम उसे विकास के चरण के हिसाब से देखेंगे। इसके बाद ये गतिशील भी है, विकास भी इसका होता है, विकास क्रम होता है जो एक लंबे भूगर्भिक काल में होता है। इसके अलावा ये परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन भूसन्नति परिवर्तनशील आकृति होती है, परिवर्तनशील भू आकृति होती है। परिवर्तनशील भी कैसे होगा, तो वो परिवर्तन उसके आकार में भी होगा और प्रकार में भी होगा। तो उसका जो हम परिवर्तन देखेंगे, भूसन्नति का परिवर्तन देखेंगे, वो हम आकार में भी देखेंगे, प्रकार में। जिस प्रकार से विकास का चरण एक विकास चरण के हिसाब से हम उसके भूगर्भिक जो एक लंबे समय काल में होता है विकास क्रम, तो उसका हम विकास चरण में देखेंगे। और जो एक गतिशील होता है, गतिशील ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर यानी कि जब भी कोई भी फोल्ड होती है पर्वत का, जैसे मान लीजिए पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो एक होगा कि ऊपर गर्त की ओर जाएगा या तो नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे को ना देख करके हम क्या कहते हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। और दूसरा क्षैतिज, क्षैतिज क्या होता है, जब कोई अवसादों का जमाव होता है तो कैसे होता है, संस्तरवायु होता है, यानी कि परत दर परत जो है हमारा अवसाद जमा होते हैं। तो ये क्षैतिज भी होगा और ऊर्ध्वाधर, यानी कि जब पर्वतों का निर्माण होता है तो ऊपर की ओर उठता है तब उसे ऊर्ध्वाधर भी कह दिया जाएगा। और विकास के चरण हम देख लेंगे, आकार और प्रकार में भी हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब हम इसके बाद इतना कर लिए, इसके बाद हम देखेंगे कुछ संकल्पनाएं। संकल्पनाओं में हाल व डाना की परिकल्पना आती है। हाल व डाना, हाल व डाना की परिकल्पना में क्या है, हाल व डाना ने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी अपलेशियन है,
अपलेशियन पर्वत का इन्होंने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और उस अध्ययन से इन्होंने बताया कि जो हमारे 12,000 ये जो हमारी अपलेशियन पर्वत है वो कैसे बनी। तो अपलेशियन हमारी 12,000 मीटर मोटी या मोटाई की क्या मिली, मोटाई के अवसादों वाली परत से बनी। अपलेशियन कितनी, 12,000 मीटर। इन्हीं को उन्होंने 12,000 मीटर गर्त, ये क्या होगी, गर्त में ही तो होंगी। मान लीजिए हमने यही तो बताया कि ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये गर्त है। तो इस गर्त में स्वाभाविक सी बात है कि इस गर्त में यहाँ से नदियां होंगी, यहाँ से नदियां आएंगी और यहाँ पर क्या डालेंगी, अवसाद, हवाएं आएंगी तो जो यहाँ पर धूल कण लेकर के और यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी। जब यहाँ पर गर्त में जमाव होगा तो ये गर्त क्या हो जाएगी, नीचे नीचे धीरे जाएगी। वही कह रहे हैं कि ये जब नीचे चली जाती है कितनी मोटी हो जाती है, ये नीचे चलती जाएगी, ऊपर से जो है अवसाद होते रहेंगे और इसका नीचे क्या होता रहेगा, नीचे ये धंसता चला जाएगा। और जब ये बता रहा है कि जब 12,000 मीटर मोटी हो जाती है तब हमारे वो अपलेशियन बने थे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो 12,000 मीटर गर्त और यहीं पे इस गर्त पर क्या होगा, अवसादों का जमाव। यानी जो हमारी आज अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में, तो वो कैसे बनी, वो 12,000 मीटर की जब मोटी अवसादों की परत आई, फिर वहां से जो उसका विकास हुआ और विकास के बाद जो आकार और प्रकार में परिवर्तन आए, उन सभी से ये क्या बना, अपलेशियन बना। जो अपलेशियन है वो कितनी, वो किसका बना है, भूसन्नति से बना है, अपलेशियन भूसन्नति से। लेकिन उस पर कितनी मोटी परत है, वो अवसादों की 12,000 मीटर। हालवा डाना के बाद स्टीयर साहब आए। स्टीयर साहब आए और इन्होंने कहा कि जो हमारी भूसन्नति है या भू अभिनतियां, मैं कभी भू सन्नति कहता हूँ और कभी भू अभिनतियां कहता हूँ, बात दोनों एक ही है, चाहे भू सन्नति कहिए चाहे भू अभिनति कहिए, बात एक ही है, जियो सिंक्लाइन। स्टीयर साहब कहते हैं कि भू अभिनतियां, अभिनतियां क्या होती हैं, सक्रिय या फिर लंबी कह सकते हो, लंबी और अपेक्षाकृत सक्रिय, अपेक्षाकृत सक्रिय होती हैं। भू अभिनतियां लंबी, अपेक्षाकृत सक्रिय होती हैं और इन पर अवसादों का क्या होता है, जमाव होता है। और इन पर अवसादों का जमाव होता है, जिस वजह से जो हमारी गर्त तल है, गर्त तल है वो नीचे धंसती चली जाती है। क्या ये एक दिन या 2 दिन या 1 साल 2 साल 4 साल का है, नहीं, ये एक लंबे भूगर्भिक काल की घटना होती है। कि यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम जो ये हालवा डाना की परिकल्पना स्टीयर साहब ने अपना कर दिया, इसके बाद हम इस परिकल्पना के विकास की बात करते हैं। जो हमारी भूसन्नति है उस भूसन्नति के विकास की बात करेंगे। इसके विकास के, यानी भूसन्नति परिकल्पना या संकल्पना के विकास की बात करते हैं। तो इस विकास में
एक नाम आता है हॉक। हॉक साहब आए और हॉक साहब ने बताया कि मीसोजोइक कल्प में, जिसको ये मीसोजोइक कल्प की प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपसे बता दूं कि ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। तो वहां पर आपको कभी आगे जाएंगे तो भी कभी कैम्ब्रियन आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा, कभी प्री कैम्ब्रियन मिलेगा, कभी सीनोजोइक, मीसोजोइक, यानी कि आपको कई एरा, इयॉन। तो ये अगर इन बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे इसी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी, वहाँ पर जो है वो जियोग्राफी के जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बात की गई है। तो वहीं पर आपको टाइम स्केल का भी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जानकारी मिल जाएगी। तो इन्होंने जो बताया हमको कि विश्व में, हॉक साहब ने बताया कि विश्व में मीसोजोइक, इसको मध्यजीवी काल, मध्यजीवी काल में, मध्यजीवी काल में 5 दृढ़ भूखंड प्लस 4 भू अभिनतियां थी। इन्होंने बताया कि 5 जड़ भूखंड प्लस 4 भू अभिनतियां थी और इन्होंने बाकायदे इसका जो है पूरा भौगोलिक, पूरा भौगोलिक मानचित्र भी दिया, पूरा भौगोलिक मानचित्र भी दिया और बताया कि जो हमारे मेसोजोइक मध्यजीवी काल में ये 5 दृढ़ भूखंड थे, कठोर भूखंड थे और 4 भू अभिनतियां थी। इसी में अगर हम आगे बात करें, इन्होंने इसी परिकल्पना में, जो हॉक की परिकल्पना है, इसमें इसी में इन्होंने कहा कि जो हमारी भू अभिनतियां हैं, भू अभिनति क्षेत्र की बात की। भू अभिनति क्षेत्र क्या है तो इन्होंने कैसे बताएं, सकरे व उथले, सकरे व उथले एवं लंबी क्षेत्र बताए। और लंबी कैसे, तो लंबाई जो होगी अधिक होगी अपेक्षाकृत चौड़ाई की। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से इस पे क्या होता है, धसान आता है। क्या आता है, धसान आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अवसादों का जमाव है वो क्या है, निरंतर नहीं है, निरंतर नहीं, निरंतर नहीं। लेकिन हॉल वाडाना साहब ने क्या बताया, इसको कहा कि नहीं, हॉल वाडाना की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि यह क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, जबकि हॉग साहब का कहना था कि यह निरंतर प्रक्रिया नहीं। और हॉल और डॉना ने कहा कि यह निरंतर प्रक्रिया है और यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन ये एक लंबे भूगर्भिक काल में होती है। तो यहाँ पर जो हॉक थे और हमारे हॉल और डाना का विचार सहमत नहीं हुआ। यहाँ पर हॉल का कहना और डाना का कहना था कि निरंतर प्रक्रिया है, जबकि हॉक साहब कह रहे थे कि यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं। और यहाँ पे हॉक साहब ने एक और बात बताई और उन्होंने कहा कि यह जो है गहरे, क्या है,
गहरे सागरीय, गहरे सागरीय क्या है? गहरे सागरीय भाग हैं, जबकि हॉल व डाना साहब क्या कह रहे थे कि यह गहरे नहीं, उथले हैं। क्यों उथले हैं? क्योंकि उन्होंने अपलेशियन का जब उन्होंने सैंपल लिया, उससे पता चला कि इसमें जो जीवाश्म है वो उथले है, गहरे सागर के जीवाश्म नहीं मिले उन्हें, वो उथले सागर के जीवाश्म मिले। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि यह गहरे सागरी ना होकर के उथले सागरी हैं। लेकिन हॉक साहब का मानना था कि ये गहरे सागरी भाग है, और इनका मानना था कि भागरी यानी गहरे सागरी भाग हैं जो स्थल खंडों के मध्य पाए जाते हैं। उनका कहना था कि मान लीजिए एक ये है, ये यानी कि इधर भी स्थल और इधर भी स्थल, और बीच में पाया जाएगा भू अभिनति। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। जो अपलेशियन है वो क्या है? अपलेशियन तो यही है ना, अपलेशियन भूसन्नति तो ऐसे ही है। ये मान लो सी लेवल है, यहाँ पे ये क्या है? इसी को तो हमने अपलेशियन कहा। अपलेशियन जियोसिंक्लाइन, ये क्या है? यही तो भूसन्नति है। और यहाँ स्थल की जगह आप नॉर्थ अमेरिका कर लीजिए। तो हमारे जो हॉक साहब थे, उन्होंने कहा ये दो जो है स्थल खंडों के मध्य पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक तरफ भी स्थल पाया जा सकता है, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे एकल के बाद में, कि एक ही बार में विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से हॉग और जो है डाना वाना साहब के बीच में जो भी असमानताएं थी वो हमने आपको बता दी। इसके बाद और पॉइंट लिख सकते हैं, किसके पॉइंट लिख दीजिए, किस पर लिखने हैं? भूसन्नति की जो परिकल्पना के विकास में, कि जो हमारे तट होते हैं, भू जो स्थल होते हैं, तो हमारे जो तट होते हैं किसके? स्थल के, तो वहां पर जो मान लीजिए ये हमारा है, तो यहाँ पर जमा हो रहा है, तो निम्न तट है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं? अवसाद जमा हो रहे हैं। तो जो अवसाद है, अवसादों का जो जमाव है, उन्होंने बताया कि दो तरह से हो सकता है, दो तरह से। एक अतिक्रमण सागरी कह सकते हैं, सागरी अतिक्रमण, और दूसरा सागरीय निवर्तन। एक सागरी अतिक्रमण और एक सागरी निवर्तन। इसमें क्या बोला जाता है? इसको मरीन सॉरी ट्रांसग्रेशन, मरीन ट्रांसग्रेशन, और सागरी निवर्तन को क्या जाता है? मरीन रिग्रेशन। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सागरी अतिक्रमण क्या होता है और सागरी निवर्तन यानी कि मरीन ट्रांसग्रेशन और मरीन रिग्रेशन क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा तट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्थल है, और ये हमारा सी लेवल है। तो जब हमारी लहरें आती हैं, जब सागर से स्थल की तरफ लहरें आती हैं, तो क्या होता है कि जब सागर से स्थल की तरफ लहरें आती हैं, तो आपको पता होगा कि जो हमारी जितना गहरा सागर होगा, लहरें उतनी ही तीव्र होती हैं। और जैसे जैसे
वो स्थल की तरफ आती हैं तो वो धीमी पड़ने लगती हैं। रीजंस, क्योंकि वहां पर जो गहराई है वो कम होने लगती है, क्योंकि वहां पर जो तट की तरफ सागर क्या होने लगता है, उथला होने लगता है। और उथला होने के कारण जो वहां की जो लहर होती है उसकी क्या हो जाती है, गति धीमी पड़ जाती है। और गति धीमी पड़ने से कारण एक कि वहां जब गति धीमी पड़ जाती है तो जो वो लहर है उसके साथ कुछ न कुछ अवसाद होंगे, गाद होगी, बालू होगी, मिट्टी होगी, कंकड़ होंगे। जो भी वो अवसाद लेकर के आएगी वो क्या करेगी, जब हमारी लहर स्लो होगी तो वो हमारे अवसाद क्या होंगे, वो नीचे गिरने लगेंगे और वहां पर क्या होगी, तल पर यानी गर्द तल पर क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। तो जो हमारा सागरीय अतिक्रमण है वही है कि सागरीय अतिक्रमण का मतलब कि मान लीजिए ये तट है, यहाँ तक है तट, मान लीजिए यहाँ तक है, और ये सागरीय अतिक्रमण यानी लहर आती है और ये जो है अभी तक यहाँ तक था पानी, अब पानी यहाँ तक आ गया, अब ये जो हमारा तट इतना हो गया यानी डूब गया। यानी कि जो अभी तक हमारा तट, मान लीजिए ये पूरा तट 6 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था, तो 5 किलोमीटर में क्या हुआ, जब अतिक्रमण हुआ तो वो जो 5 किलोमीटर का तट था अब वो सिर्फ 2 किलोमीटर का बचा, यानी 3 किलोमीटर क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया। और अतिक्रमण होने के बाद जब वह फिर से क्या होगा, यहाँ पर अच्छा अतिक्रमण क्यों हुआ, तो अतिक्रमण होने के कारण अत्यधिक वर्षा हो गई हो, या तो फिर अधिक टेम्परेचर जिससे हिमनद पिघल गया हो, तो सागर का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अतिक्रमण होने से क्या हो गया, यानी कि तट डूब जाते हैं। जब तट अधिक डूब जाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डूब गए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, तो उस स्थिति को हम सागरी अतिक्रमण कहते हैं। और सागरी निवर्तन क्या होता है, यानी सागरी निवर्तन क्या होता है, सागरी निवर्तन यह होता है कि ये यहाँ तक आ गया था और यहाँ से आने के बाद जब वो वापस जाएगा, वापस क्यों जाएगा, वापस जाने का रीजन ये है कि उस पर जो हमारे हिमनद हुआ था अब क्या हो जाएगा, हिम हिमयुग आ जाएगा। हिमयुग नहीं कह सकते, लेकिन अगर जो है हमारे पर्वतों पर क्या हो जाए, ठंडी बर्फ और जमा हो जाए। जब बर्फ यानी वाष्पीकरण अधिक हो और बारिश ना हो, वाष्पीकरण अधिक हो जाए वो, और वाष्पीकरण हो करके वो बारिश ना होने की वजह से क्या हो जाए, वो बर्फ बन जाए, ग्लेशियर्स बन जाए, तब क्या हो जाएगा, वो जो जल स्तर है वो कम हो जाएगा और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, सागरीय निवर्तन हो जाएगा, यानी मरीन रिग्रेशन हो जाएगा। इस वजह से जो हमारे तट है जो अब 3 किलोमीटर आगे बढ़ गया था, यानी 5 किलोमीटर का तट सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था, अब वो 5 किलोमीटर फिर से दिखने लगा हो या 6 किलोमीटर तक दिखने लगा हो। तो जो हमारे अतिक्रमण के द्वारा, ट्रांसग्रेशन के द्वारा जब लाए गए होंगे तो अवसाद यहाँ जमा हुए होंगे, अवसाद यहाँ जमा हुए होंगे कि नहीं होंगे, तो जब यहाँ अवसाद जमा हो जाते हैं उन्हीं स्थिति, उसी स्थिति को सागरीय निवर्तन कहा जाता है। यानी कि मैं अब सीधे सीधे कह दूं कि जो हमारा सागरीय अतिक्रमण होता है वो बाढ़ के साथ आता है और जो हमारा सागरीय निवर्तन होता है वो फिर से वापस चला जाता है। तो इन दो प्रकार से क्या होते हैं, गहरी जो गहरे सागरीय भाग की बात कर रहे थे, यानी अवसादों का जमाव। तो अवसादों का जमाव दो तरह से होता है, एक तो आ जाए या तो फिर चले। तो दो तरह से सागरीय अतिक्रमण और सागरीय निवर्तन की बात कर ली हमने। अब इसके बाद हम विकास के चरण की बात करते हैं। तो ये हमने विकास की परिकल्पना देखी, संकल्पना देखी। तो अब हमने विकास की संकल्पना के बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके हम विकास के चरण देख लेते हैं। विकास के चरण, अगर मैं विकास के चरण की बात करता हूं तो विकास के 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं, विकास के 3 चरण, एक, दो और 3। विकास के 3 चरण, पहला क्या होता है, लिथोजेनेसिस।
लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस। दूसरा हमारा होता है ओरोजेनेसिस। और तीसरा होता है ग्लेप्टोजेनेसिस। ये 3 प्रकार से, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लेप्टोजेनेसिस। अगर मैं लिथोजेनेसिस की बात करता हूं तो इसमें क्या है, लिथोजेनेसिस कहता है कि मान लीजिए ये हमारा ये स्थल है, ये स्थल है और इधर भी स्थल है, ये दोनों तरफ स्थल है। और इसका ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सी लेवल, सागर तल। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अवसाद। अवसाद आते रहे, यहाँ से नदियां हैं आती रही, अवसाद क्या रही, लाती रही। अवसाद आते रहे, अवसाद इकट्ठा होते रहे और ये क्या होगा, नीचे की ओर धंसे। क्योंकि जब अवसादों का जमाव होता है तो जो हमारी तल गर्त है, यानी गर्त का तल है, ये गर्त है, ये गर्त का तल है, तो गर्त का तल क्या होता है, नीचे धंसने लगता है। यानी अगर मैं कहूँ तो इसकी जो स्थिति है तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये गर्त बनेगी, तो इस गर्त में क्या होगी, ये अवसाद होंगे, अवसाद आते रहेंगे, तो ये इसका अगला रूप है। यानी कि लिथोसिस, जब ये हमारे अवसाद नीचे धंसेंगे तो क्या बनेगा, गर्त। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि हमें गर्त बनता है। लिथोसिस जो चरण है, लिथोसिस चरण में हमारा गर्त का निर्माण होता है। कौन सी गर्त, भूसन्नति, भूसन्नति का निर्माण, भूसन्नति का निर्माण हुआ। अब ये भूसन्नति का निर्माण हुआ गर्तजाई। अगर हम ओरोजेनेसिस की बात करते हैं तो ओरोजेनेसिस में क्या है, ये है ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस में ये है कि मान लीजिए ये हमारे क्या है, ये तल आए, क्या है, अवसाद आए, एक अवसाद आया, दो अवसाद आए, उसके बाद अवसाद आते रहे। और आपको पता है कि ये क्या है, इधर स्थल है, ये भी स्थल है। तो जब स्थल दोनों तरफ होते हैं और बीच में गर्त होती है तो क्या होता है कि जब वो गर्त नीचे की ओर जाती है तो जो स्थल है, अब मान लीजिए ये मेरे 2 हाथ है और यहाँ पर कोई ऐसी गर्त बनाया जाए और दोनों की उस गर्त में अगर डाला जाए, क्या डाला जाए, उसमें अवसाद डाले, अवसाद के रूप में कुछ भारी चीजें डाली जाती हैं, तो जो ये हैंड्स है तो मेरे कैसे होने लगेंगे, आपस में आने, क्योंकि वो क्या करेगा, वो नीचे की ओर, ये नीचे की ओर झीकेगा, नीचे की ओर, जब वो नीचे की ओर जाता है तो ये जो हमारे स्थल खंड है वो आपस में कौन सा बल काम करने लगते हैं, तो स्थल संपीडन, कौन सा काम करना, संपीडन बल लगने लगता है। यानी वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, स्थल संपीडन, यानी ये इधर की ओर फोर्स करने लगता है और ये एक इधर, यानी कि दो थे, गर्त थी तो दोनों आपस की तरफ फोर्स करने लगे। रीजन, क्योंकि इस गर्त की वजह से, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे अवसादों का जमाव ज्यादा होता जाए गया, वैसे वैसे ये स्थलखंड भी अपने एक दूसरे की तरफ आते गए और इस प्रकार से दोनों तरफ से स्थल संपीडन लगने लगा। तो जब स्थल संपीडन लगेगा कोई चीज है और जब मेरे दो बीच में कोई चीज रख देंगे और जब मैं दोनों को दाबूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ समय के बाद क्या होगी, उसमें फोल्ड आने लगेंगे, क्या आने लगेंगे, वलन आने, फोल्ड आने लगेंगे। तो वही हुआ कि ये लगता रहा और आते रहे, तो कुछ समय के बाद क्या है, यहाँ पर वलन पड़ने लगे। और जब भी आप दाबेंगे ना, जब भी आप प्रेशर से होगा, जब दोनों तरफ आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके पहले तट पर ही, यानी यहीं पर फोल्ड आने लगे और इस तरह से वहां पर क्या है, फोल्ड्स
आने लगे। इस तरह से फोल्ड्स का निर्माण होने लगा। तो ये क्या बन गए? ये हमारे क्या बन गए? यहाँ पर वलन आ गए। ये क्या है? वलन आ गया। यानी वलन आ गया तो क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई? पर्वत का भी निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन वलन आने लगे। क्यों? क्योंकि जब स्थल संपीड़न बल काम करने लगे, दोनों स्थल एक दूसरे की तरफ बल लगाने लगे, तो जो बीच में भरा हुआ जो अवसाद था वो अपने आप को किसमें चेंज करने लगा। जब कोई चीज मान लीजिए इतने शेप में है, जब हम उसको फोर्स करेंगे तो स्वाभाविक से वो चिपकेगा, पिचकेगा कि नहीं पिचकेगा? जब वो पिचकेगा और जब वो अपनी सीमा तक तो पिचकेगा, लेकिन जब एक ऐसी सीमा हो जाएगी कि उस पर क्या होने लगेगा, फॉल्ट ऊपर की तरफ वो आने लगेगा और उस वजह से फॉल्ट भी बनेंगे, मैदान भी बनेंगे और पठार भी बनेंगे। तो यहाँ पर वलन आ गए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभी बने नहीं है, पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन पर्वत निर्माण का जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई, वो अब यहाँ पर प्रारंभ होती दिखी। लेकिन जब इसी के आगे की, अब जब हम ये दूसरा चरण ओरोजेनेसिस, तो पहला चरण क्या था? भूसन्नति का निर्माण हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक ये परत पड़ी, अब ये दूसरी परत यहाँ आई और फिर तीसरी परत आएगी, ऐसे ही धीरे धीरे कई परतों में आएगी और धसान होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धसान। जब अवसाद का धसान होगा तो क्या बनेगा? ऐसी प्रक्रिया, यानी यहाँ पर आएंगे, और जब ये इनको और ज्यादा किया जाएगा तब यहाँ पे वलन आएगी, यानी कि दूसरी स्थिति ओरोजेनेसिस में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अगर हम ग्लिप्टोसेनेसिस की बात करते हैं तो यही स्थिति है। ये अब यहाँ पे हाल व डाना ने जो अपलेशियन पर्वत की बात की थी वही यहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे था ये पिचके, अब ये क्या हो गए और ज्यादा इन पर जब संपीड़न बल काम करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है? संपीड़न, स्थल संपीड़न, और इधर से भी स्थल संपीड़न और इधर से भी स्थल संपीड़न, दोनों काम कर रहे हैं, तो यही एक रूप क्या हो जाएगा? वलन बन। क्या बन गए? वलन बन गए। और इन वलन की, तो अब देखो इसमें वलन हुआ, वलन हुआ, और ये वलन क्या बने? अब पर्वत बन गए। तो यानी ओरोजेनेसिस में वो वलन का निर्माण करते हैं, लेकिन जब ग्लेप्टोजेनेसिस चरण आता है तब उस समय हमारे पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये जो वलन है वो अब पर्वत के निर्माण के लिए पर्याप्त है, यानी पर्वतों का निर्माण हो गया। अब देखिए जो यहाँ से ये पर्वत के यहाँ से और यहाँ से के बीच की दूरी की नहीं बात कर रहे हैं, दूरी ही बात कर रहे हैं, तो कितनी होगी? 12,000 मीटर, यानी 12 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो 12,000 मीटर यहाँ से यहाँ इनकी क्या हो गई? अवसादों की मोटाई। यही तो हाल व डाना साहब कह रहे थे कि जो अपलेशियन है वो ऐसे बना, और उन्होंने बताया कि ये 12,000 मीटर तक की मोटाई के अवसादों से बना। तो ऐसे ही ग्लिप्टोसेनेसिस में यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे पर्वत निर्माण हो गए। तो भूसन्निधि का निर्माण लिथोजेनेसिस में, तो विकास के चरण समझ में आ गए। विकास के चरण, विकास के 3 चरण होते हैं। भूसन्नति के विकास के चरण 3 होते हैं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में क्या हुआ? लिथोजेनेसिस में जब हमारे परत दर परत अवसाद सेट होते जाते हैं तो इन पर धसान आता है और भूसन्नति का निर्माण होता है। ओरोजेनेसिस में जब दो स्थल खंड में जो स्थल संपीड़न लगता है
तब उस पर वलन या फोल्ड आ जाते हैं, जिससे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और तीसरा ग्लेप्टोजेनेसिस, यानी तीसरा चरण ग्लेप्टोजेनेसिस है, जिस पर जो वलन है वो अब फोल्ड यानी पर्वत ऐसे वलन आ गए जो अब एक पर्वत के इतने हो गए, इसलिए यहाँ पर तीसरे चरण या अंतिम चरण में पर्वत निर्माण हो जाता है। और इनके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से ये तल से और यहाँ के बीच की दूरी 1200 मीटर हो जाती है। और यही बात हालवाडाना अपलेशियन पर्वत के संदर्भ में कह रहे थे। तो आशा है कि समझ में आया होगा। अब विकास के चरण हो गए, अब हम भूसन्नति के स्थिति की बात करते हैं। विकास के चरण देख लिए, अब किसकी बात हम करने वाले हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं स्थिति पर, भूसन्नति के स्थिति पर, भूसन्नति के स्थिति का वर्गीकरण। अब हम स्थिति का वर्गीकरण करेंगे। भूसन्नति वर्गीकरण में दो विचार हम देखते हैं, एक इवांस का और एक है शुकार्ट्स का। तो इवांस महोदय ने कहा कि जो हमारे इवांस की बात करते हैं, इवांस और शुकार्ट। इवांस महोदय ने कहा कि जो हमारी ये भूसन्नति है, जो भूसन्नति है वो क्या है, एक अवतलन है। क्या है, एक अवतलन है, तल घटीय अवतलन। जो हमारी भूसन्नति है, भूसन्नति है, उन्होंने कहा तल घटीय अवतलन है। तल घटी अवतलन उन्होंने बताया, यानी कि जो तल की तरफ वो क्या होता है, अवतलन होता है। अवतलन का मतलब धंसना, नीचे जाना। तो यहाँ पर उन्होंने भूसन्नति के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि ये जटिल है, ये जो प्रक्रिया है, उन्होंने बताया कि जटिल है और ये कैसी है, विविध है, जटिल व विविध है। विविध में अगर हम देखें तो, विविध में अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये एक ए है, ये सेम है। अगर हम इसी पर बी कर देते हैं, बी में, तो ये क्या हो गया, अब इस पर अवसाद ज्यादा हो गए और गहरा हो गया, ये बी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति में उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये है, ऐसे नहीं, अब ये क्या हो गया, ऐसे करके ये हो गया, यही वाला रूप इधर आ गया, यह ज्यादा में कर दिया गया, तो इतना ही ले लीजिए। ये उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऊपर की ओर आ गया, ये नीचे की ओर, ये थोड़ा ऊपर, और ये समतल में चला गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ये क्या है, प्रक्रिया जटिल है और विविध है, इन्होंने बताया। और इन्होंने जो है स्थिति की बात बताई, न्यूआंस की स्थिति की बात हम करते हैं। स्थिति में इन्होंने बताया कि ये दृढ़ खंडों के किनारे, दृढ़ खंडों के किनारे इनकी स्थिति हो सकती है, किनकी, भूसन्नति की, दृढ़ खंडों के, सॉरी थोड़ी सा लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, हम कहाँ पे थे, तो स्थिति की बात कर रहे थे, इवांस की स्थिति। तो वो बोले हैं कि दृढ़ खंडों के किनारों पर दृढ़ खंडों के किनारे पर, आप एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप अपलेशियन ले सकते हैं, अपलेशियन। दूसरा उन्होंने बताया कि दो भूखंडों, तो भूखंडों के मध्य, जिनमें आप कौन सा ले सकते हैं, हिमालय, हिमालय की जगह आप तेथीज हिमालय लिख लीजिएगा, तेथीज।
तेथीज हिमालय और आल्प्स। ये हो गए दो भूखंड के मध्य, दो भूखंडों के मध्य तेथीज हिमालय और आल्प्स, ये एग्जाम्पल हो गए। और उन्होंने जो तीसरी बात बताई कि ये नदी के मुहाने पर भी सन्नति हो सकती है, भूसन्नति नदी के मुहाने पर। एग्जाम्पल डेल्टा अमेजन का, अमेजन नदी का जो डेल्टा है। और इन्होंने चौथा बताया कि पर्वत, पठार, मैदान के अग्रभाग में, अग्रभाग में अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लिख लीजिए सिंधु, गंगा, मैदान। सिंध, गंगा का मैदान। तो इमाम साहब ने बताई, जो स्थिति बताई कि दृढ़ खंडों के किनारे एग्जाम्पल अपलेचियन, दो भूखंडों के मध्य की बात की तो तेथीज और आल्प्स। और इसके बाद उन्होंने बताया कि नदी के मुहाने पर तो आप एग्जाम्पल डेल्टा देख सकते हैं अमेजन का। इसके बाद उन्होंने बताया कि पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो और उसके जो अग्रभाग में हो, तो उनमें से हमने बता दिया गंगा या सिंधु, गंगा, मैदान। इस प्रकार से ईवान साहब की जो स्थिति का वर्गीकरण था वो हो गया। तो इवांश का हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा, शुकट साहब का। शुकट साहब, इन्होंने, शुकट साहब ने बताई कि ये तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। कितने प्रकार की स्थितियां? तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। एकल भू अभिनति, मध्यस्थ भू अभिनति और बहुल भू अभिनति। तो हम कहते हैं कि इनमें से पहली जो है हमारी वो है एकल। तो अभिनति या फिर सन्नति में अब डिस्टर्ब नहीं होइएगा, क्योंकि सन्नति या भू अभिनति बात एक ही है। तो एकल भू अभिनति यानी मोनो जियो सिंक्लाइन, मोनो जियो सिंक्लाइन। इन्होंने सीधा सीधा बताया कि देखिए ये आपका सी लेवल, या इसको आप ऐसे कर सकते, ये सी लेवल है। नहीं समझ में आ रहा हो तो सीधा सीधा आप यही कर लीजिए सी लेवल। ये स्थलखंड है, स्थलखंड नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए। क्योंकि एकल है तो एकल ये किस पर डिपेंड करता है? हाल व डाना का जो संकल्पना था उसी पर, हाल व डाना पर जो अपलेशियन संकल्पना थी उसी की बात हो रही। ये क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये जमा हो रहे हैं, यहाँ पे तो ये क्या है? एकल भूखंड, यानी एक तरफा भूखंड है, एक एकल भूखंड, एक तरफ ही भूखंड है, या भूखंड किनारा कह सकते हैं, एकल न कह के भूखंड किनारा एक ही तरफ है। और यही हमारा क्या है? अपलेशियन वाला है, अपलेशियन। और ये क्या है? ये सरल है और इसका एक ही बार में विकास होता है।
क्या होता है, एक ही बार में विकास हो जाता है, एकल विकास, यानी एक बार में विकास हो जाता है। अब इसके बाद एकल के बाद उन्होंने दूसरी बात बताई, दूसरा जो दिया उसमें मध्यस्थ अभिनति। मध्यस्थ अभिनति मतलब मीसो जियोसिंक्लाइन, मीसो जियोसिंक्लाइन मध्यस्थ वाले में उन्होंने बताया कि देखिए मान लीजिए ये हमारा अब यहाँ पर दो क्या हो गए, दो खंड हो गए। एक खंड हमें अगर इसको हम यूरेशिया मान लेते हैं और इसको भारत, हम उसको यूरेशिया, इसको हम मान लिया भारत, और ये जो हमारा सागर है कौन सा होगा, तेथीज। तो भू अभिनति कौन सी होगी, तेथीज भू अभिनति। इसमें इन्होंने बताया कि देखिए यूरेशिया है और एक भारत है, तेथीज सागर है। तो ये जो मध्य है ये, अब यहाँ से तो आपको पता चला कि दो खंड है, तो आप लिख सकते हैं कि जो मध्यस्थ अभिनति होती है वो दो भूखंडों के बीच होती है, दो भूखंडों के बीच। और इस पर जो सागर है तेथीज सागर, सागर कैसा है, लंबा व गतिशील है, लंबा व गतिशील है। और इसका जो प्रक्रिया है वो कैसी है, जटिल चक्र। इस पर क्या था, सरल चक्र था, लेकिन इस पर क्या है, जटिल चक्र व लंबा चक्र है, लंबे भूगर्भिक काल में होगा। तो इसका क्या हुआ, अब यहीं पर समझ लीजिए कि ये यूरेशिया थी, इसका हम अगला रूप बना दे हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, यूरेशिया है, और जब भू अभिनति हुई, तेथीज भू अभिनति हुई, तब यहाँ पे हम मान लीजिए इसको हम क्या मान लें, दक्कन का पठार मान लें, दक्कन का पठार या भारत ही कह सकते हैं आप, दक्कन का पठार। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भू अभिनति हुई तो यहाँ पर तेथीज हिमालय बने, सागर कौन सा था, तेथीज सागर था, तो क्या बने, तेथीज या फिर हिमालय। भू तेथीज भू अभिनति से क्या हुआ कि दो हमारी जो प्लेट्स हैं, वो जो हमारे भूखंड है वो आपस में आए। ये किसकी वजह से होता है, भू अभिनति हो या भू सन्नति, ये प्लेट टेक्टोनिक पर डिपेंड करती है। तो हमारी जो यूरेशिया और जो भारत की या दक्कन का पठार, ये ना लिखना हो तो भारत भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो हमारा भारत है, जब वो टकराए तब क्या हुआ, तेथीज हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन भूसन्नति जो थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी, भूसन्नति अभी चल रही थी। तो जब भूसन्नति चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से क्या आई, तेथीज हिमालय बना। अब यहाँ से क्या आई, नदियां निकली, नदियां आई और यहाँ पर क्या करने लगी, वो अभी भी क्या करने लगी, अवसाद को जमा करने लगी। यहाँ पे तो पर्वत थे, अब यहाँ पर अवसाद उन्होंने जमा करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे 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 भू अभिनति क्या हो गई, भू अभिनति से यहाँ पर नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद थे वो यहाँ पर जमा होते रहे, और इस जमा होने से यहाँ पर क्या बन गया, गंगा सिंधु मैदान। क्या बना, गंगा सिंधु मैदान। ये दूसरे में यानी मध्यस्थ अभिनति है मीसोजेने जियोसिंक्लाइन में, उसमें मध्यस्थ भू अभिनति में उन्होंने बताया कि जब हमारी
तेथीज भू अभिनति हुई, तो उससे हमारे तेथीज हिमालय और गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। और उसके बाद उन्होंने तीसरी जो बताई, तीसरी संकल्पना जो उन्होंने दी, तीसरी संकल्पना उन्होंने दी बहुल भू अभिनति। बहुल भू अभिनति यानी पॉली जियो सिंक्लाइन, पॉली जियो सिंक्लाइन। तो बहुल भू अभिनति में उन्होंने बताया, तो जो सुकट साहब थे उन्होंने बताया कि जो हमारी पॉली जियो सिंक्लाइन है, वो अगर हम एकल की अपेक्षा देखते हैं तो ये बहुत ही लंबे समय या बहुत ज्यादा लंबे भूगर्भिक काल में ऐसी घटना या प्रक्रिया होती है। तो एकल की अपेक्षा उन्होंने कहा कि ये लंबे भूगर्भिक काल की क्रिया है। किसकी अपेक्षा? एकल भू अभिनति की अपेक्षा ये ज्यादा लंबी या अधिक लंबी भूगर्भिक काल की प्रक्रिया में आता है। और उन्होंने इस पर एक विशेष बात बताई कि जो हमारी बहुल अभिनति है, जो बहुल अभिनति है वो वलन प्रक्रिया के द्वारा, वलन प्रक्रिया के द्वारा, वलन प्रक्रिया के द्वारा क्या कहता है कि एक अभिनति पर, एक अभिनति पर कई अपनतियों का निर्माण होता है। अभी अभिनति और अपनति हम अभी आपको बता देंगे। तो कई अपनतियों का निर्माण, यानी वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्या है? अभिनति। क्या है? अभिनति है। तो अभिनति तो एक है, एक अभिनति है, लेकिन इस पर वलन की वजह से वलन हुए, तो ये जो हमारे शीर्ष है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपनति। तो 1 2 3, यानी एक अभिनति पर एक से अधिक अपनतियों का निर्माण हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये दो, ये श्रृंखला है, तो जो हमारा ये धसा हुआ घाटी वाला क्षेत्र होता है इसी को हम अभिनति बोलते हैं, और जो ये शिखर वाला क्षेत्र होता है इसी को हम अपनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनति। इसको हम सिंक्लाइन और इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन, और इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, अपनति और अभिनति। तो इन्होंने क्या बताया, जो बहुल अभिनति है उस पर एक अभिनति पर कई अपनतियों का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल दें, ये तो हम भारत तेथीज की दे दी। अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका ले चलता हूँ, अगर जिन्होंने वर्ल्ड जियोग्राफी कर रखी होगी तो उसको एक शब्द पता होगा, कॉल्डिरेला। क्या शब्द पता होगा? कॉल्डिलेरा। कॉल्डिलेरा। तो कॉल्डिलेरा ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक से अधिक समांतर पर्वत श्रृंखलाएं। एक से अधिक समांतर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपलेशियन आपको दिखेगा, अपलेशियन दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं तो रॉकी, कास्केड आपको दिखती हैं, कई सारी सेरा नेवादा, बहुत सारी आपको यहाँ पे समांतर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। जो इन्हीं समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? कॉल्डिलेरा।
किस नाम से जानते हैं? कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो यही तो कह रहा है कि एक अपनति पर कई सारी एक अभिनति पर कई सारी अपनतियों का निर्माण होता है। तो यही तो है समांतर 1 2 3, यानी 1 2 3 और कई समांतर श्रृंखलाएं हुई, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्डिलेरा। तो इस प्रकार से जो है हमारी बहु अभिनति यानी पॉली जियोसिंक्लाइन बनती है। एग्जाम्पल ये हमारी रॉकी, कास्केड, सेरा नेवादा, जिन्होंने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी है तो वो ये नाम से परिचित होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे शुकट साहब ने 3 स्थितियां बताई, एकल अभिनति, मध्य या मध्यस्थ अभिनति और तीसरी बहुल अभिनति। तो हमारी सन्नति या भू अभिनति की स्थिति का वर्गीकरण करते हुए जो हमारे शुकट साहब थे उन्होंने बताया कि मोनो जियोसिंक्लाइन और मीसो जियोसिंक्लाइन और पॉली जियोसिंक्लाइन, और तीनों को उन्होंने बताया कि जो हमारी एकल होती है वो सरल और क्या होती है, उसका विकास एक ही बार होता है, और खाली ये क्या होते हैं, भूखंड किनारा होते हैं। और इसी की बात उन्होंने हालवाडाना अपलेशियन पर्वत पर की थी। अगर हम दूसरी बात करते हैं मध्यस्थ अभिनति या मीसो जियोसिंक्लाइन की, तो उसमें 2 भूखंडों के मध्य की बात करता है, और जो इसमें सागर लंबा हुआ गतिशील होता है, जो इस पे तिथि सागर है, और प्रक्रिया जटिल चक्र होती है। जो इसका अगला रूप हमने देखा कि देतीस हिमालय का निर्माण हुआ तेथीस भू अभिनति से, लेकिन भू अभिनति अभी रुकी नहीं थी, अभी आगे होती रही, और इस प्रकार से यहाँ से जो नदियां आई वो काट छांट करके लाती रही, और यहाँ पर गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी क्या है? बहुल अभिनति यानी पॉली जियोसिंक्लाइन। ये लंबे भूगर्भिक काल की घटना है, और इस पर एक यानी जो वलन प्रक्रिया के द्वारा एक अभिनति पर क्या एक अभिनति पर कई अपनतियों का निर्माण होता है, यानी एक सिंक्लाइन पर कई सारे एंटी सिंक्लाइन, जो एंटीक्लाइन है, सॉरी एंटी सिंक्लाइन नहीं, एंटीक्लाइन का निर्माण होता है। उसी स्थिति में उन्होंने ये जो हमारी कॉर्डिलेरा है जो नॉर्थ अमेरिका में, उस समूह की बात की। तो आज हमने खत्म कर दिया किसको? भू सन्नति को समाप्त कर दिया। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो पर्वत निर्माण को लेकर के होगा। अब हम पर्वत निर्माण तक आ पहुंचे हैं, तो जो हमारी अगली जो क्लास होगी वो किस पर होगी? पर्वत निर्माण पर। तो कोशिश मैंने लगभग यही की है कि आप तक मैं पहुंच पाऊं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके पहले मैं भी मेहनत करता हूं, तो कुछ आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।